नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बताएं वो ये कि पीएम मोदी का आज मध्य प्रदेश का दौरा रहने वाला है और आज बागेश्वर धाम जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी बागेश्वर धाम में पूजा अर्चना करते हुए नजर आने वाले हैं। तो आज बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कैंसर रिसर्च सेंटर की रखेंगे आधारशिला। तो बुंदेलखंड महोत्सव की शुरुआत भी कर रहे हैं पीएम मोदी को लेकर और उनके आगमन को लेकर तमाम तरह की व्यवस्थाएं अब पूरी कर दी गई। दोपहर 1 बजे यानी अब से कुछ ही देर बाद बागेश्वर धाम पहुंच जाएंगे पीएम मोदी। बागेश्वर धाम से भोपाल के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 24 फरवरी से भोपाल ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट भी आयोजित होने वाला है, उसकी तैयारियों को भी वो परखते नजर आने वाले हैं। पीएम मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल रहेंगे और भोपाल में GIS का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बागेश्वर धाम जाने वाले हैं। यहां पर वो कैंसर अस्पताल का दरअसल उसकी आधारशिला रखेंगे, उसका शिलान्यास करेंगे। तो पीएम मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में भी शामिल होंगे, जो कि कल यानी 24 तारीख से शुरू होने वाला है। 24 फरवरी से भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन रखा गया है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का हिस्सा रहने वाले हैं। लिहाजा आज बागेश्वर धाम जा रहे हैं और बागेश्वर धाम में पहुंचने का उनका समय है दोपहर 1 बजे। दोपहर 1 बजे बागेश्वर धाम में उपस्थिति दर्ज करवाते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे और यहां पर वो कैंसर अस्पताल का, कैंसर रिसर्च सेंटर का शिलान्यास, इसकी आधारशिला रखेंगे। तो पीएम मोदी का आज मध्य प्रदेश का दौरा है, लिहाजा सरकार और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उनके आयोजन से जुड़ी हुई, कार्यक्रम से जुड़ी हुई, उनके आगमन को लेकर प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी अब दुरुस्त की जा रही है और सभी को अंतिम रूप दिया जाने लगा है, क्योंकि समय अब काफी कम रह गया है। केवल 1 घंटे से भी कम का समय है। अब दोपहर 1 बजे का समय था, 12 बजे से ज्यादा का समय हो चुका है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय अनुसार 1 बजे पहुंचेंगे बागेश्वर धाम और बागेश्वर धाम में भी व्यवस्थाएं जो है वो पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि यहां पर भी उनका कार्यक्रम रहने वाला है। इसके बाद वो अपना कार्यक्रम पूरा करने के बाद भोपाल के लिए रवाना होंगे, क्योंकि कल यानी 24 फरवरी से भोपाल में भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स का आयोजन शुरू होने जा रहा है और इसका मुख्य तौर पर हिस्सा बनते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आने वाले। इसकी मेजबानी पीएम मोदी करने वाले हैं। देखिए, मध्य प्रदेश का उनका दौरा कई मायनों में खास और अहम इसलिए है क्योंकि आज वो कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखेंगे, तो दूसरी तरफ कल वो भोपाल में आयोजित होने वाले इन्वेस्टर समिट का हिस्सा होंगे। आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ते हुए दिल्ली से एक अहम जानकारी है, जहां आज बीजेपी विधायक दल की बड़ी बैठक होने वाली है। दोपहर 2 बजे दिल्ली बीजेपी दफ्तर में विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत पूरी कैबिनेट शामिल रहने वाली है। तो दोपहर 2 बजे सीएम रेखा गुप्ता विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेने वाली हैं। बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी आप तक साझा करें। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी दिल्ली में, बीजेपी दफ्तर में, बीजेपी कार्यालय में ये बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ यानी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ शामिल होने वाली हैं। और देखिए, शपथ के बाद से ही लगातार, नई सरकार बनने के बाद से लगातार दिल्ली में बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिकों का नाम बदलकर आरोग्य मंदिर रखना हो या फिर अन्य काम की बात की जाए, तो वो लगातार हो रहे हैं। लगातार एक्शन मोड में सीएम और उनका पूरा कैबिनेट नजर आ रहा है और लिहाजा आज विधायक दल की बैठक दोपहर 1 बजे होगी, तो उसमें भी देखना काफी दिलचस्प और महत्वपूर्ण होने वाला है कि विधायक दल की बैठक में क्या फैसला निकल कर आता है, क्या बड़ी बातें रहती हैं, किन मायनों में खास रहती है। तो दोपहर 2 बजे ये विधायक दल की बैठक दिल्ली बीजेपी दफ्तर में आयोजित होने वाली है और इसमें पूरी कैबिनेट रेखा गुप्ता की शामिल रहने वाली है। आपको बताएं कि 27 साल के बाद बीजेपी सत्ता में वापसी कर चुकी है। दिल्ली में जीत का परचम 48 सीटों के साथ, लेकिन उसके साथ साथ सीएम के तौर पर रेखा गुप्ता आज फिर से विधायक दल की बैठक करने वाली हैं। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर हम आप तक साझा करें। दिल्ली में दरअसल आज आम आदमी पार्टी की बैठक होने वाली है। आम आदमी पार्टी ने विधायकों की बैठक बुलाई है। ठीक दोपहर 1 बजे आम आदमी
पार्टी दफ्तर में बैठक होगी और बैठक में विधानसभा सत्र के एजेंडे पर चर्चा होगी। ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए कई 11 सालों से जो सत्ता पक्ष में आम आदमी पार्टी रही, अब वो विपक्ष में सदन में अपने मुद्दे उठाते हुए अभी अपने एजेंडे पर बात करते हुए नजर आने वाले। आम आदमी पार्टी ने विधायकों की बैठक बुलाई है। दोपहर 1 बजे आम आदमी पार्टी दफ्तर में चर्चा होगी, बैठक होगी। बैठक में विधानसभा सत्र के एजेंडे पर होगा और नेता विपक्ष कौन होगा इसके नाम पर भी इस बैठक में चर्चा होने वाली है। अजीत मेरे सहयोगी मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। अजीत, ये काफी महत्वपूर्ण और रोचक भी हो जाता है सेम टाइम पर, क्योंकि एक तरफ सत्ता पक्ष में आम आदमी पार्टी रही, लेकिन अब विपक्ष का चेहरा फाइनल ना होगा कि नेता विपक्ष कौन होगा। बैठक होगी, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, कल से विधानसभा सत्र की शुरुआत है और 3 दिवसीय विधानसभा सत्र है और उससे पहले आज आम आदमी पार्टी की एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें विधायक दल की जो बैठक है वो होगी और ये बैठक अब कार्यालय में होनी है, जो तकरीबन 1 बजे की जो बैठक है वो तय होगी। और माना ये जा रहा है कि इसी बैठक में जो नेता प्रतिपक्ष है उसकी चुनने की प्रक्रिया है उसको भी पूरा किया जाएगा, क्योंकि कल से विधानसभा के सत्र बात है और उससे पहले आज ये बैठक इस लिहाज से भी बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि विधानसभा में किस तरह के मुद्दों पर खास तौर पर ध्यान देना है। जी अजीत, क्योंकि नेता विपक्ष का चेहरा होना जो कि सदन में उतनी ही आक्रामकता के साथ विपक्ष की भूमिका निभाए और अपने एजेंडे और अपनी नीतियों को साफ रखे, अपने मुद्दों को उठाए, क्या कुछ नामों की भी चर्चा चल रही है? क्या अंदर खाने कोई जानकारी है आम आदमी पार्टी में कि किसको चेहरा बनाया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, अभी तक नाम को लेकर के कोई भी चर्चा नहीं सामने आई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से दिल्ली पूर्व में आतिशी ने मुख्यमंत्री का पद संभाला था, तो निश्चित तौर पर ये मान के चला जा रहा है कि आतिशी को नेता प्रतिपक्ष की जो जिम्मेदारी है वो दी जा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस चुनाव में बड़े दिग्गज लोग जो है वो का सामना करना, मात्र अभी आतिशी एक सीनियर के नाते ऐसा चेहरा जो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि अभी तक इसको लेकर के कोई भी नाम की चर्चा सामने नहीं आया। विधानसभा के नतीजे रहे उसमें टॉप मोस्ट लीडर्स आम आदमी पार्टी के जिस तरीके से गए और हार का सामना उन्हें करना पड़ा, उनमें से एक आतिशी मान लेना जिन्होंने जीत दर्ज की अपनी कालकाजी सीट से, लेकिन क्या जीत एक वजह हो सकती है बस कि अब उनका नाम ज्यादा इस रेस में आगे बढ़ रहा है, या फिर उनके नाम को लेकर कहा जा रहा है कि उन्हें ये जिम्मेदारी दी जा सकती है? एक बड़ा मुद्दा नहीं, क्योंकि जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री पर अभी जो कार्यभार है वो संभाल चुकी है और तमाम मोर्चों पर जो लगातार उन्होंने कई मुद्दों पर फेवर भी दिखाए हैं और जिस तरीके से हमारी पार्टी की जो सरकार में जब हार हुई उसके बाद भी आतिशी एक चेहरे के तौर पर सामने आकर के कई बार अपने बयान देकर के सुर्खियों में रही, तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी वजह मानी जाती है कि आतिशी को नेता प्रतिपक्ष बना सकता है। जी ठीक है, और ये काफी अपने आप में महत्वपूर्ण है अजीत कि अब तक सत्ता पक्ष में बैठी आम आदमी पार्टी अब विपक्ष के तौर पर कैसी भूमिका निभाती है, क्या एजेंडे और क्या मुद्दे और किन मुद्दों को लेकर वो सरकार को घेरती नजर आएगी सत्र में। बहरहाल बहुत धन्यवाद अजीत, आपका इस तमाम जानकारी को आपने साझा किया। अपनी नजर बनाकर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आप तक साझा करी हुई कि प्रयागराज महाकुंभ का आज 42वां दिन है और महाकुंभ में आज भी श्रद्धालुओं का सैलाब दिखाई दे रहा है। महाशिवरात्रि को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ अभी से उमड़ने लगी है। काशी अयोध्या में भी श्रद्धालुओं की भारी जो भीड़ है वो जुट रही है। मंदिरों में दर्शन के लिए सभी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो प्रयागराज में अब 26 फरवरी को क्योंकि समाप्ति की ओर है, प्रयागराज में जारी महाकुंभ महाशिवरात्रि के मौके पर अपने समापन का भी एक तरीके से कह सकते हैं कि समाप्ति की ओर है। तो ऐसे में लगातार श्रद्धालुओं पर जाना भी जारी है। इसके अलावा काशी और अयोध्या में भी उतनी ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए। प्रयागराज महाकुंभ का आज 42वां दिन है। 42वें दिन भी महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब दिखाई पड़ रहा है। महाशिवरात्रि को लेकर भी श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो अभी से जुटनी शुरू हो चुकी है और न केवल प्रयागराज संगम बल्कि अयोध्या और काशी में भी भक्तों का श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो उमड़ता नजर आ रहा है। बीते 42 दिन हो चुके हैं और 42 दिन में ये श्रद्धालुओं का आंकड़ा 7 करोड़ के करीब पहुंच गया है।
तो प्रयागराज महाकुंभ का आज 42वां दिन है। महाकुंभ में आज भी श्रद्धालुओं का सैलाब जो है वो देखने को मिलेगा। शिवरात्रि है 26 फरवरी को, जिस दिन महाकुंभ का समापन होगा और ऐसे में उससे पहले ही जो शिव भक्त हैं, जो तमाम श्रद्धालु हैं, वो पहुंच रहे हैं महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए, स्नान करने के लिए व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई हैं। आगे बढ़ लेते हैं तो इस बीच एक बड़ी जानकारी आप तक साझा करें, वो ये कि तेलंगाना के नगर कुर्नूल जिले में एक टनल धंस गई है। उसका एक हिस्सा धंस गया है और टनल में 8 मजदूरों के फंसे होने की आशंका है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू करने में जुटी हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत की है, वहां का हाल जाना है। केंद्र की तरफ से हर संभव सहायता का आश्वासन, मदद का आश्वासन दिया गया है। नगर कुर्नूल में दरअसल टनल का धंस जाने की वजह से वहां पर मजदूर भी फंसे हैं। टनल में 8 मजदूरों के फंसे होने की आशंका है और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है और सबकी प्राथमिकता यही है कि सबको जीवन के साथ यानी सकुशल सुरक्षित बाहर निकाला जाए। तो बड़ी खबर हम आप तक साझा कर रहे हैं तेलंगाना के नगर कुर्नूल से, जहां पर एक टनल के धंस जाने से ये परिस्थितियां बन उठी हैं कि यहां पर 8 मजदूर जो हैं वो फंसे होने की आशंका है। 8 मजदूर यहां पर फंसे हो सकते हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें पहुंची हैं जो रेस्क्यू में और राहत बचाव कार्य में जुटी हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जीआईएस से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। दरअसल ये बैठक भोपाल के कुशल ठाकरे हॉल में आयोजित होगी, जिसमें मध्य प्रदेश बीजेपी के सभी विधायक, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी शामिल रहेंगे। इस बैठक के बाद सांसद, विधायक और नेताओं के साथ डिनर करेंगे। तो वहीं पीएम मोदी कल ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जीआईएस का शुभारंभ करने वाले हैं। 24 फरवरी से भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन होगा, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी यहां पर बैठक करेंगे, जिसमें बीजेपी के तमाम विधायक, राज्यसभा और लोकसभा के सांसद, बीजेपी के नेता, बीजेपी के बड़े चेहरे शामिल रहने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश के भोपाल में कल से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा, लिहाजा सबकी नजरें भी इस पर है और इससे पहले बैठक होगी और बैठक में सभी विधायक, सांसद शामिल रहेंगे। इस बैठक का नेतृत्व करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इधर यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ से जोड़कर फैलाई गई अफवाह के बाद प्रशासन एक्शन मोड पर नजर आ रहा है। दरअसल आपको ये बताएं कि 34 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कार्रवाई की गई है। बांग्लादेश में ट्रेन में आग लगने की घटना महाकुंभ से जोड़ दी गई और सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार भी किया। तो वहीं अफवाह फैलाने वाले अकाउंट्स की पहचान भी कर ली गई है और कार्रवाई भी उन पर की जा रही है। अब तक ऐसे 12 मामलों में 171 सोशल मीडिया पर एफआईआर दर्ज की गई है। अब आप ये समझिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग अपना समय व्यतीत करते हैं, समय बिताते हैं और अक्सर सोशल मीडिया के फॉल्स न्यूज या फिर रूमर्स, भ्रामक खबरें या फिर जो न्यूज हैं उनका शिकार होते हैं लोग। तो ये देखिए, ये सोशल मीडिया पर दरअसल ये बांग्लादेश की कोई तस्वीर है जिसे महाकुंभ से जोड़ दिया गया था। इधर ललितपुर में बाइक सवार दबंगों ने युवक से जमकर मारपीट की और पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। तो वहीं पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की तफ्तीश कर रही है और दबंगों की तलाश में जुटी हुई है। ललितपुर का मामला, दबंगों ने युवक से जमकर मारपीट की है। मारपीट की पूरी घटना पास में लगी सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस इसी सीसीटीवी के आधार पर अब जांच पड़ताल कर रही है और तफ्तीश को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। यूपी के ललितपुर का ये पूरा मामला है। बाइक सवार दबंगों का आतंक देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में एक बड़ा खेल खेला गया, जहां सरकारी लाभ और फायदा पाने के लिए पहले से शादीशुदा और 3 बच्चों के पिता ने फर्जी दूल्हा बनकर विवाह रच लिया है। हैरानी की बात तो ये रही कि
साल पर दस्तावेजों की जांच के बावजूद भी अधिकारी इस धोखाधड़ी को पकड़ने में नाकामयाब रहे। जांच में ये पता चला कि असली दूल्हा विवाह स्थल पर मौजूद नहीं था। अब ऐसे में ग्राम विकास अधिकारी की लापरवाही के चलते फर्जी दूल्हे ने ये खेल खेला है। जिला विकास अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही फर्जी दूल्हे के खिलाफ धोखाधड़ी का गंभीर मामला भी दर्ज किया गया है। तो ये देखिए, ये बाकायदा आपको दिखा भी रहे हैं तस्वीरें। फर्जी दूल्हा बनकर पहले से ही शादीशुदा है, बल्कि शादीशुदा ही नहीं, 3 बच्चों के पिता भी हैं और सरकारी योजना का लाभ और फायदा गलत तरीके से उठाने के प्रयास में ये बैठ गए सामूहिक विवाह योजना में दूल्हा बनकर। तो शादीशुदा शख्स ने दूसरी शादी रचाई मात्र इसी कि उसे सरकारी इस योजना का लाभ मिलेगा। हालांकि देखिए, जांच पड़ताल की जाती है, दस्तावेज देखे जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह का फर्जीवाड़ा जो है वो चल रहा है। इधर एटा में महाशिवरात्रि पर कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने सख्त जो विशेष इंतजाम है वो किए हैं। महाशिवरात्रि के खास मौके पर श्रद्धालु सोरो गंगा घाट से कांवड़ में गंगा जल भरकर अपने घर की तरफ रवाना होंगे। तो वहीं एटा पुलिस प्रशासन ने कांवड़ियों के लिए विश्राम और दूसरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। साथ ही सुरक्षा के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं अपर पुलिस अधीक्षक राजकुमार सिंह ने सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और साथ ही अधिकारियों ने भी इसका जायजा लिया। जिस तरीके से अभी आप एटा में हैं, आपको किसी तरह की कोई समस्या हो रही है यहाँ? कोई समस्या नहीं। अच्छा, जो प्रशासन ने जो व्यवस्था की है उसका है बहुत जिस तरीके से चाय की और खाने की जो प्रशासन द्वारा व्यवस्था की जा रही है, और प्रशासन के जो भी लोग हैं, प्रशासन हमें रोक के पूछ तो नहीं, कोई परेशान तो नहीं कर रहा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। इटावा में गैंगस्टर मामले में आरोपी 2 भाइयों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है और दोनों भाइयों के फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र के अशोकनगर पश्चिमी स्थित 2 मकानों की संपत्ति कुर्क कर दी गई, जिनकी कीमत भी लगभग 1 करोड़ 13 लाख रुपए के आसपास बताई गई है। बुंदेली से 2 आरोपी एवं अंग्रेजी में करने का काम पुलिस प्रशासन अपनो ने संबोधन किया है। तो गैंगस्टर के 2 आरोपियों की संपत्ति कुर्क की गई है इटावा में और पुलिस के द्वारा ये एक बड़ा संदेश देने का प्रयास भी किया गया है। आरोपियों की संपत्ति कुर्क कर लिया गया है। शासन, प्रशासन और पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। 1 करोड़ 13 लाख की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। बाकायदा आप देखिए कि ये तस्वीरें भी हैं, मौके से आपको दिखा रहे हैं। गैंगस्टर एक्ट के 2 आरोपियों की संपत्ति कुर्क की गई है और देखिए, माफियाओं या फिर गैंगस्टर या अपराधियों के खिलाफ इस तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है। यूपी पुलिस लगातार इस तरह से कार्रवाई करती आ रही है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। गैंगस्टर एक्ट के तहत जो भी आरोपी या दोषी या अपराधी हैं, उन पर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। उनकी संपत्तियों को भी कुर्क किया गया है। श्रावस्ती से अगली खबर पर भिटिया चिड़चिड़ी कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय में आज बाल विवाह जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई, जहां बच्चे बच्चियों को शिक्षकों ने बताया कि 18 साल की उम्र से पहले शादी नहीं करनी चाहिए। 18 साल तक की उम्र का जीवन पढ़ाई और खेलकूद का होता है। तो वहीं पहले पढ़ाई फिर विदाई के स्लोगन के साथ बच्चों ने इस बात को समझा भी। तो वहीं प्रधान शिक्षक ने गांव-गांव जाकर अभिभावकों यानी माता पिता और बच्चियों को भी बाल विवाह से रोकने के लिए एक जागरूक करने का काम किया। तो देखिए, पेंटिंग्स और ड्राइंग्स के माध्यम से जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया। अभिभावकों को भी बुलाया गया और ये संदेश दिया गया कि 18 साल तक शादी नहीं होनी चाहिए। बेटा आपका? मेरा नाम किंजल साहू है। ये बताइए, जो बाल विवाह को लेकर आपकी मैम ने भी आपको जागरूक किया, बताया, क्या इससे आपने समझा? हमने ये समझा कि 18 साल की कम उम्र की लड़कियों की शादी नहीं होनी चाहिए। और आगे आप फिर क्या करना चाह रही हैं, क्या ऐसा है? हम लोग को गांव में जाके लोगों को जागरूक करना चाहिए कि अब की ऐसा ना हो। अब
अंबिकापुर में मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में दरअसल इलाज के लिए पहुंची जच्चा और बच्चे दोनों की जान चली गई। अस्पताल में डिलीवरी के लिए बच्ची को भर्ती करवाया गया था। तो वहीं पर इस पूरे मामले को लेकर मेडिकल कॉलेज अधीक्षक आरसी आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि 19 साल की अविवाहित मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंची थी, जिसको डॉक्टर्स ने सपोर्टिव ट्रीटमेंट देने के बाद ऑपरेट किया और ऑपरेशन के दौरान बच्चे की मौत पहले से हो चुकी थी। वहीं मरीज की हालत बनी हुई है, जिसे आईसीयू में शिफ्ट करा दिया गया है और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और आगे बढ़ते हुए यूपी से अगली खबर आपको बताएं, जहां रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में शनिवार शाम को 6 दबंगों ने पुनीत यादव नाम युवक की पिटाई कर दी, जिसके बाद तुरंत घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौके पर पुलिस पहुंची और बदमाशों की तलाश की जा रही है। तो 6 बदमाशों ने युवक को जमकर पीटा। घायल युवक की हालत फिलहाल गंभीर है। पुलिस जांच में जुटी है। रायबरेली की ये पूरी घटना है। क्या क्या नाम है आपका? पुनीत यादव। पुनीत, क्या हुआ है? कोचिंग पढ़ के घर जा रहे थे, रास्ते में मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। सत्यम थे, सुलभ थे। बेमेतरा में आबकारी विभाग के जिला मुख्यालय में शराब की चोरी का मामला सामने आया, जहां खिड़की तोड़कर तकरीबन 20 पेटी शराब की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसकी कीमत 1 लाख की बताई जा रही है। तो वहीं पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो बेमेतरा में 20 पेटी शराब की चोरी का ये पूरा मामला है। हालांकि शख्स पकड़ा गया है। मामले की जांच अभी आगे की जा रही है। ये फुटेज जो है वो सामने आए हैं और इन तस्वीरों में एक शख्स भी नजर आ रहा है। 20 पेटी शराब की चोरी का ये पूरा मामला पुलिस तक ये पूरा मामला पहुंचा है और इसको संज्ञान में लेते हुए जांच